Hello friends, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. I am your educator for social science. I am Sneha Shah. I hope all of you have remembered that we were discussing history chapter 1. Class 9 we are discussing and the first chapter, the French Revolution, we are continuing in this video. In our last video, we completed the Directory Rules France, and today we will move further and start a new subtopic of this chapter, status of women. Okay, as we know, the status of women was very important during the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा है कि जब घर के जो अर्निंग पर्सन थे, जो मेन थे, वो लोग रेवोल्यूशन के लिए, युद्ध के लिए वो लोग जब पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तब वुमेन जो महिलाएँ थी घर की, उन्होंने घर सँभाला और उन लोगों ने रेवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट किया था। उनका जो पार्टिसिपेशन था रेवोल्यूशन में दैट वाज़ वेरी कमेंडेबल। एट दैट टाइम वो घर भी सँभाल रही थी, वो लोग अर्न भी कर रहे थे, वो लोग फूल बेचते थे, सब्ज़ी बेच रहे थे, किसी के घर पे काम कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि उस वक़्त महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो सिर्फ़ ओनली द नोबल द फ थ नोबल एंड द वेल्थियर थर्ड एस्टेट, जो लोग थर्ड एस्टेट में थे, वो लोग जिन लोगों के पास बहुत पैसे थे, सिर्फ़ उन्हीं के घर के लोग, जो महिलाएँ थी, वो स्कूल जा पाती थी। अदरवाइज़ तो महिलाएँ जो थी, वो लोग बहुत कम महिलाएँ थी जो शिक्षित थी। उसके बाद जो महिलाएँ जो शिक्षित भी थीं, उन लोगों के लिए क्या होता था कि वो लोग पढ़ लेते थे, उसके बाद उनके घर से उनकी शादी करवा दी जाती थी। तो महिलाओं को अपने हिसाब से वो अगर कुछ करना चाहती हो या वो शिक्षा और ज़्यादा शिक्षित होना चाहती हो, तो इस तरह से उन लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप शादी कर लो, आपको और कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो धीरे-धीरे जब महिलाएँ भी रेवोल्यूशन में पार्ट लेने लगी, उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स क्लब और पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए। ऑलमोस्ट उस वक़्त about 60 women clubs were there during the revolution, and after the revolution also they continued. उन लोगों ने इसको जारी रखा। वो लोग women के बारे में और ज़्यादा जागरूकता फैलाने लगी दूसरे महिलाओं पे कि हम लोग भी तो उस वक़्त जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, उस वक़्त महिलाएँ काम करती थी और पुरुष भी काम करते थे। लेकिन उस वक़्त क्या होता था कि महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे और उनसे भी सेम काम करवाया जाता था जो पुरुष कर रहे हैं, लेकिन उनको कम पैसों में ज़्यादा काम करना पड़ता था। उनको घर चलाना पड़ता था, बच्चों की देखभाल करना पड़ता था, तो दे वर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। उसके बाद जब सरकार बनी और हमें पता है कि फ्रांस में आफ्टर रिवॉल्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए और उनको पैसिव सिटीज़न के तौर पे रखा गया 1791 को जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, तो महिलाओं ने क्या किया वोटिंग राइट डिमांड की। दे डिमांडेड वोटिंग राइट, राइट टू वोट। कि हम भी काम कर रहे हैं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें भी वोट देने के लिए परमिशन दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी पॉलिटिकल ऑफिसेज़ में कोई ओहदा दिया जाए कि हाँ, जो लोग ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं को पॉलिटिकल ऑफिस में कोई पोस्ट दिया जाए, लेकिन जो एटलीस्ट डिज़र्विंग है। यहाँ पे बहुत सी महिलाएँ थी जो बहुत डिज़र्विंग थी, लेकिन उन लोगों को सिर्फ़ महिला होने के कारण कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाता था। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया अर्ली डेज़ में, अर्ली इयर्स में उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया। बहुत सारे स्कूल्स बनाए, गर्ल्स एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया।
उसके बाद क्या शादी के बारे में भी महिलाओं पर कोई ज़ोर नहीं कर सकता था कि आपको अभी शादी करनी ही है, वो उनके मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया। डिवोर्स केसेस जो होते थे, उनको भी महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया गया कि महिलाएँ भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। व मैरिज जो थी उनको लीगलाइज़ किया गया कि हाँ, मैरिज अगर शादी करना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे पहले ये सारी चीज़ें महिलाओं के हक में नहीं होती थी। तो धीरे-धीरे सोसाइटी में बदलाव आए और सिविल लॉ के अंडर मैरिज एंड डिवोर्स सारे रजिस्टर करवाने पड़ेंगे एंड डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। पहले सिर्फ मेन डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे लेकिन अब वुमेन भी कर सकती थी। Women could now train for jobs, could become artist और run small business. Women अब नौकरी भी कर सकती थी कहीं पर अपना छोटा-सा बिज़नेस भी चला सकती थी या वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी। तो धीरे-धीरे रेवोल्यूशन जो था वो सिर्फ़ सियासी तौर पे ही चेंज नहीं लाया था समाज में बहुत सारी चीज़ों पे चेंजेज़ हो रहे थे। Women's struggles for equal political rights however continued. इन सब चीज़ों के बाद भी उनको स्कूल कंपल्सरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए गए, उनको अ, उन मैरिज को लीगलाइज़ कर दिया गया मैरिज रजिस्ट्रेशन को लीगलाइज़ कर दिया गया, लेकिन फिर भी वुमेन अपनी और भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ती रही और ये लड़ाई जो थी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही थी, सिर्फ फ्रांस में नहीं। फ्रांस को देख के दूसरे देशों की महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रही थी कि हमें भी ऐसे कुछ करना है। लेकिन बट द रीजन ऑफ टेरर जब रोबोस्फियर आए और रीजन ऑफ टेरर जब स्टार्ट हुआ, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करके जो वुमेन के जो क्लब्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनको बैन करवा दिया। मतलब हमें पता है कि रोबोस्फियर के खिलाफ जो भी बात करते थे, उनको रोबोस्फियर मार देते थे या फिर उनको बैन करवा देते थे। तो दैट वाज़ सेम हैपेंड विद द वुमेन्स क्लब एंड वुमेन्स पार्टीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद करवा दिया गया। बहुत सारी प्रोमिनेंट वुमेन थी, बहुत सारी महिलाएँ थी जिनको अरेस्ट कर दिया गया, जिन अरेस्ट करवा के उनको भी मार दिया गया। उनमें से एक महिला थी ओलिम्पे दे गोउस। तो ये जो महिला थी इन्होंने फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन था तो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो नेशनल असेंबली और फ्रांस की रानी को थी। रानी के उन तरफ ये चिट्ठी लिखी कि मुझे और बाकी सभी महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन के क्लब्स को बंद करवा दिया था ज़बरदस्ती, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको मार दिया गया। सो इस तरह से उसके बाद जब जैकोबिन्स चले गए देन जो वुमेन्स की जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट थे फिर राइट टू वोट जो था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में धीरे-धीरे फैलने लगा और नेक्स्ट 200 इयर्स तक ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया 200 साल तक। तो उन्होंने फाइट की। ये द फाइट फॉर द वोट वाज़ कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 90th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। लेट 90th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ये जो लड़ाई थी, वो इंटरनेशनल बन चुकी थी, कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो धीरे-धीरे अ The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. उन लोगों ने जो कुछ भी किया था, उससे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हुई थी और 1946 1946 को women in France got the right to vote. उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था। 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से ये राइट टू वोट जो वुमेन को जो वोटिंग राइट चाहिए मिलना था उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू किया उन लोगों ने और 1946 1946 को उन्हें ये राइट मिला मतलब ये लड़ाई ऑलमोस्ट 200 साल तक चली। Okay, so next we will move to our slide that is evolution of slavery.
Slavery was one of the common thing in एंड इन आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में स्लेवरी जो है वो बहुत ही कॉमन चीज है। स्लेवरी यहाँ पे हम लोग जिसे हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर, कि मजदूर को ये लोग कहीं से खरीद के लाते हैं और उसके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, उन लोगों को कोई राइट नहीं देते हैं, उन लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है, बस उसके मालिक जो कहेंगे वैसे ही उन मजदूरों को करना पड़ेगा। तो ये जो स्लेव ट्रेड है ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 17th सेंचुरी में जब वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स, जो सोशल रिफॉर्म्स जैकोबिन लेकर आए थे 1794 में, वो था एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। मतलब 17th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ था और 18th सेंचुरी तक ये धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पे पहुंचा। ऑलमोस्ट फॉर 100 इयर्स the colonies in the Caribbean, Martinique, Duolepo एंड सैन डोमिंगो, ये 3 जो जगह हैं, ये 3 मेजर पॉइंट थे स्लेवरी के। यहाँ से लोग आते थे और स्लेव ट्रेड के ये मेजर पॉइंट्स थे और स्लेव्स को खरीद के लेके जाते थे। तो मेनली स्लेव्स जो थे, जो प्रेफ़र करते थे, वो लोग वो अफ्रीका के स्लेव्स थे, दैट नीग्रो, हम लोगों ने इस नाम सुना होगा ये नीग्रो। तो नीग्रो जो थे, उन लोगों को ही स्लेव बनाकर यूरोप के अलग-अलग देशों में लेकर जाया जाता था। क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश थे जिनकी कॉलोनीज़ बहुत जगह थी, लाइक अमेरिका में कॉलोनीज़ थी, ये हमारे इंडिया में कॉलोनीज़ थी, ठीक है? यूरोप के जो कंट्रीज़ थे, फ्रांस, ब्रिटेन एटसेट्रा। तो उन लोगों ने वहाँ पे क्या होता था कॉलोनीज़ में जो थे, तो ये जो इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, मार्टिनिक्यू, डुओलेपो एंड सैन डोमिंगो, ये 3 सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ लाइक तम्बाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन यहाँ पर यूरोप के बाकी देशों के लोग दूर से आकर, अपने परिवार से दूर आकर यहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे। तो मार्केट में डिमांड थी ज़्यादा, काम नहीं करेंगे तो फिर सामान कैसे बनेगा और किस तरह से दे विल मीट द डिमांड ऑफ मार्केट। तो उन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया। सो दिस वाज़ मेड बाय अ ट्रायंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। स्लेव ट्रेड शुरू होती है 17th सेंचुरी को। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नेंटेस। बोर्डेक्स और नेंटेस ये 2 जगह थे, अफ्रीकन कोस्ट थे ये। यहाँ पर मतलब स्लेव, जैसे हम लोग भेड़-बकरी खरीदते हैं, यहाँ पर बाज़ार लगता था स्लेव्स का। तो लोग आते थे, स्लेव खरीद के लेके जाते थे। उन लोगों को एक शिप में पैक कर दिया जाता था और 3 लगभग 3 महीने के एक वोयाक पे भेज दिया जाता था। कि कहीं भी किसी भी देश में इनको लेकर जाओ, अटलांटिक टू कैरिबियन, ये लोग अटलांटिक से कैरिबियन तक जाते थे। और मैंने जो पहले जो 3 शहर बताए, मार्टिनिक, गुआदेलूप एंड सैन डोमिंगो, यहाँ पर वो स्लेव्स को काम करवाया जाता था यहाँ पर लाकर। दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। तो प्लांटेशन ओनर, जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, उनको वो बेच देते थे। जो लोग खरीदते थे मार्केट से स्लेव को और यहाँ लाकर वो लोग फैक्ट्री के मालिक को बेच देते थे। इस तरह से क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन बढ़ रही थी और जो जिन सिटीज़ में ये स्लेव खरीदना-बेचना का कारोबार चलता था, उन सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट देखने को मिली थी। दैट मीन्स वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग आने-जाने लगे थे, पैसे बन रहे थे क्योंकि स्लेव का डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो थ्रूआउट द 18th सेंचुरी देयर वाज़ लिटिल क्रिटिसिज़्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस में क्या हुआ 18th सेंचुरी में क्रिटिसिज़्म स्टार्ट हुआ।
कि नहीं हमें स्लेव नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, उन लोगों का भी हक है, तो उन लोगों को हमें फ्री कर देना चाहिए। एक्चुअली स्लेव्स को वो लोग सैलरी भी नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को नौकरी करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, लेकिन स्लेव्स को सैलरी भी नहीं मिलती थी, वो लोग बंधुआ मज़दूर की तरह काम करते थे। सिर्फ़ खाने को मिलता था, वो भी बहुत मुश्किल से, ना के बराबर। इफ यू विल गो थ्रू द होल हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कितनी मुश्किल से वो लोग दिन गुज़ारते थे। उन लोगों को ना ही अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलते थे, ना ही अच्छे से खाते थे वो लोग, बस काम ही किए जाते थे। जो मालिक थे वो भी चाहते थे कि हम कम पैसे में ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें, हम कम पैसे में ज़्यादा स्लेव्स को काम करवा सकें। फ्रांस में उस वक़्त नेशनल असेंबली में एक डिबेट भी हुई थी कि हाँ, हमें स्लेव को छोड़ देना चाहिए, उन लोगों को भी राइट्स दे देने चाहिए। लेकिन वो लॉ पास नहीं हुआ क्योंकि वो लोग डर रहे थे फ्रांस के जो असेंबली के मेंबर्स थे कि बिज़नेसमैन्स इसमें बहुत गुस्सा हो जाएँगे क्योंकि बिज़नेसमैन का बिज़नेस जो था वो स्लेवरी पे ही डिपेंडेंट था। So it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions. तो फ्रांस के जो अलग-अलग 1794 में जब जैकोबिन्स आए, जैकोबिन गवर्नमेंट बनी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग फ्रांस की जो कॉलोनीज़ में जितने स्लेव्स हैं, उन सबको छोड़ देंगे। लेकिन ये जो स्लेव का जो फ्रीडम था, ये बहुत कम टाइम के लिए चला क्योंकि आफ्टर आफ्टर 10 इयर्स नेपोलियन आ गए, नेपोलियन कैप्चर्ड द थ्रोन और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया कि नहीं, कंट्री के इकोनॉमी के लिए स्लेवरी सिस्टम ज़रूरी है। तो इस तरह से चलते गया अफ्रीकन नीग्रोज़ वेर द मोस्ट डिमांडेड स्लेव क्योंकि वो लोग बहुत शक्तिशाली होते थे, उनका फ़िज़िक जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे। तो लोग ज़रूर चाहेंगे कि हाँ, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे मेहनती इंसान ही मिले ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा काम करवा सकें। इस तरह से स्लेवरी सिस्टम चलता गया एंड इन 1848 फाइनली स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया गया। So that was it for the day. Thank you. If you like the video, please like, do comment, subscribe, and share. Thank you. See you in the next class.